किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे बाजार भाव के लिए तिल की कटाई, गहाई और भंडारण। गेहूं की उन्नत विधि से खेती करके किसान कमाए अच्छा लाभ। हमारे प्रदेश में जिन किसानों ने तिल की बुआई की थी, उनकी फसल अब पककर कटाई के लिए तैयार है। लेकिन अधिकतर किसान फसल की कटाई, गहाई और भंडारण करते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण उपज की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे फसल का बाजार भाव कम मिलता है। तो आप तिल फसल की कटाई, गहाई और भंडारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। किसान भाई, हम देखें कि खरीफ की जो तिलहनों में तिल का प्रमुख स्थान है और इसकी जो फसल है वो कटाई के लिए तैयार हो रही है। किसान भाइयों, तिल की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप कुछ कार्यों को करते समय सावधानियां रखें, जैसे परिपक्वता की सही पहचान, फसल कटाई का उचित तरीका, खलिहान का प्रबंधन तथा तिल की उचित तरीके से झड़ाई इत्यादि। तो आप किस तरह से करें इन कार्यों को, आइए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि जब बात पकने की आती है, सही पकी हुई होना चाहिए। क्यों? यदि आपने पकने में सही अवस्था नहीं, यदि जल्दी काट लिया तो दाना सिकुड़ जाएगा और उत्पादन गुणवत्ता युक्त नहीं मिलेगा और कम मिलेगा। इसीलिए सही पकी हुई होना चाहिए। यदि आपने विलम्ब किया, माने पकने के बाद में हम काटते हैं, तो उसमें विभिन्न तरह के नुकसान होते हैं। सैटरिंग जिसे कहते हैं, जिसमें फलियां फट जाती हैं और हमारा नुकसान दाना झड़ने से होता है। तो इसलिए सही अवस्था पर हमें उसकी कटाई करना चाहिए। सही अवस्था की बात ये आती है किसान भाई, हम देखें कि जो पौधा रहता है उसमें नीचे की जो बॉल जिसे कैप्सूल्स कहते हैं, उसमें हम देखें किसान भाई कि सबसे पहले नीचे वाली जो हैं वो पकने लगती हैं और धीरे धीरे बस्ट कहते हैं और वहाँ से वो फटने लगती हैं। दूसरा हम देखें कि जो तना है और पत्तियां हैं, उनका जो कलर है हरे से वो पीले से कलर का हो जाएगा और फिर उसके बाद में हल्का सा रेडिश सा तना होने लगता है। ये उसके पकने की पहचान है। और जो ऊपर वाली फलियां या कैप्सूल जो रहते हैं वो लगभग अधपकी अवस्था में रहते हैं। जिस अवस्था पर हमें कटाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है कि नीचे की जो फलियां हैं वो चटकने लगे हैं थोड़ी थोड़ी सी और ऊपर अधपकी हों। क्योंकि इसमें पूर्णतः यदि हम सारे के सारे जो फलियां हैं, कैप्सूल्स हैं, उनको हम सोचें कि सूख जाएं उस समय काटें, तो हमें देखेंगे कि इसके झड़ने से बहुत नुकसान हमको होने लगता है। जिस तरह से सही अवस्था में पकी हुई फसल को कटाई के लिए उपयुक्त समझते हैं। कटाई में आमतौर पर किसान भाई इसमें देखते हैं कि हंसिया के द्वारा तनों की कटाई करता है और उसके बाद इसमें बंडल बना करके उसको एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित बंडलों में हम देखते हैं किसान भाई कि क्षेत्र में ज़्यादा समय तक उसको नहीं रखते हैं। कटाई के बाद उसको बंडलों को एकत्रित करके खलिहान जो थ्रेशिंग फ्लोर रहता है वहाँ पर ला करके एकत्र सीधे के सीधे खड़े कर देते हैं, उसमें झुंड बना करके, और उसको लगभग 1 सप्ताह तक सूखने देते हैं, जिससे कि जो ऊपर की फलियां थीं वो भी सूख जाएं और चटकने की अवस्था में आए। मड़ाई की बात करें तो मड़ाई में सामान्यतः किसान भाई इसमें झाड़ के ही उपयोग करते हैं। तो इसमें मड़ाई में ये करते हैं कि इसके जो बंडल बना के रखे हैं उनको सीधे की जगह उल्टा करके झाड़ देते हैं, जिससे कि जो फलियां हैं, कैप्सूल हैं, हमारे बस्ट हो गए हैं, फट गए हैं, उनमें से दाने सीधे के सीधे वो नीचे झड़ जाते हैं। जिस तरह से झाड़ करके उनको उनमें से दाना निकल आता है, तनों में से उनकी जो फलियां रहती हैं कैप्सूल से, और उसके बाद दाने को एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित करने के बाद बात आती है कि उसको पूर्णतः सफाई करना चाहिए। तो विनोइंग जो ओसाई कहते हैं उसके द्वारा हम देखें कि दाने को साफ करें, चाहे वो हम देखें कि प्राकृतिक हवा के द्वारा उसको दाने को साफ कर लें, उसमें जो भी पत्ती या कूड़ा अन्य जो मटेरियल रहता है बीज के अलावा
उसको सभी को साफ कर सकते हैं, या विद्युत चालित या ट्रैक्टर चालित पंखा लगा करके हम दाने की अच्छी तरह से सफाई कर लें। किसान भाइयों, यदि आप तिल के दानों को भंडारण में लगने वाले कीटों से बचाते हुए अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको भंडारण के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके लिए अब सबसे पहली बात आती है कि दाने को साफ करने के बाद में सही नमी एक अवस्था तक सुखाएं, क्योंकि बाजार में ले जाएं या भंडारण करें उस समय नमी 5% लगभग होना चाहिए। तो उस अवस्था पर सुखाने के बाद ही इसको मार्केट ले जाएं। तो मार्केट में विक्रय करने के हिसाब से हम इसको देखा जाए किसान भाई, तो जो साफ़ हो और नमी की मात्रा सही हो उसका ही बाज़ार में हमको उचित मूल्य मिलता है। यदि हमें भंडारण करना हो तो भंडारण में किसान भाई देखें कि पूर्णतः साफ़ करें, और उसके अलावा जो बैग हैं हमारे उनको सही से कीटनाशी के द्वारा धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। तो अच्छी तरह से हम देखेंगे कि सूखे हुए होंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कम से कम कीड़ों का जो कि भंडारण में लगते हैं उनका प्रकोप होगा, और भंडारण वाले कीड़ों से इसको बचाया जा सकता है। और भंडारण की दृष्टि से हम देखें तो जब नमी की मात्रा सही हो और अच्छे भंडारण युक्त हमारे साफ़ सुथरे जहाँ पर कि कीटनाशक का पर्याप्त छिड़काव किया हो, उस दशा में हम उसका भंडारण करके अच्छा उत्पादन गुणवत्ता युक्त प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हमारे अनेक किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन वह इसकी बुआई करते समय लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप गेहूं की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी उन्नतशील किस्मों का चयन करते हुए बुआई किस तरीके से करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर संजीव वर्मा से। आज हम बात करेंगे रबी की प्रमुख फसल गेहूं की खेती के बारे में। गेहूं हमारा सबसे पुरानी खेती पद्धति है, और मैं आपको यहाँ पे उन्नत किस्में बता दूँ। 33-36 बहुत कम समय 100 दिन की किस्म है। इसको हमारे किसान भाई जहाँ पर कम पानी उपलब्ध है, 33-36 की भी खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं। प्रदेश के जो किसान भाई सिंचित दशा में गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो खेत की अच्छी तरह से तैयारी करें। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करें। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। अब बुआई के पूर्व हमें यहाँ खाद की मैं मात्रा बता दूं। गेहूं में 120, 60 और 40 NPK की मात्रा, नाइट्रोजन लगभग 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम स्पोर्ट और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा हमारे खेतों में लगती है। तो ये जो मात्रा है हमारी, इस मात्रा का संपूर्ण मात्रा का जो उपयोग है हमारे किसान भाइयों, पूरी मात्रा बुवाई के पूर्व देना। सिर्फ नाइट्रोजन की जो मात्रा है आधी मात्रा बुवाई के पूर्व देना है। आधी मात्रा में 2 प्रथम द्वितीय तृतीय सिंचाई या प्रथम या द्वितीय सिंचाई के बाद देना है। तो जो आधी मात्रा 60 किलोग्राम मात्रा और बाकी स्फूर और पोटाश की मात्रा एक साथ हमें आखिरी बखरनी के समय देना चाहिए। यदि हम अर्ध सिंचित अवस्था में बुवाई कर रहे हैं तो ये उपयुक्त समय हमारा 15 अक्टूबर के उपरांत हमारे किसान भाई 15 नवंबर तक अर्ध सिंचित अवस्था में बुवाई कर सकते हैं। 15 नवंबर के उपरांत सिंचित पूर्ण सिंचित किस्मों की बुवाई 30 सितंबर तक कर सकते हैं हमारे किसान भाई। और जो देर से आने वाली किस्में हैं, जो देर से जल्दी पकने वाली जो किस्में हैं, उनके लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक के बीच में भी हमारे किसान भाई बुवाई कर सकते हैं। बीज मात्रा में यहाँ गेहूँ की बता दूँ। सिंचित अवस्था में 100 किलोग्राम, अर्ध सिंचित अवस्था में 100 किलोग्राम, पूर्ण सिंचित अवस्था में
120 से 25 किलोग्राम मात्रा गेहूं की प्रति हेक्टेयर या 2.5 एकड़ में हमारे किसान भाइयों को उपयोग करनी चाहिए। बीज उपचार किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है, को कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब से बीज उपचार करना है। FIR पद्धति को यहाँ पे अपनाना है। इसके बाद इंसेक्टिसाइड से उपचार क्लोरोपाइरीफास, ताकि दीमक या अन्य जमीन जन्य जो कीड़े हैं उनसे बचाने के लिए 3 ml लगभग क्लोरोपाइरीफास प्रति किलोग्राम बीज उपचारित भी करना चाहिए। इसके उपचार के उपरांत हमें बुवाई का कार्य करना है। यहाँ पे मैं बुवाई का बता दूँ, रेज बेड प्लांटर से बुवाई करने से गेहूँ की फसल में हमें पानी की मात्रा कम लगती है और इसमें 2 कतारें गेहूं की फिर नाली होती है, 2 कतारें गेहूं की फसल की फिर नाली होती है। इसमें लगभग कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर हो जाती है हमारी। अक्सर देखने में आता है कि बहुत से किसान जानकारी के अभाव में बीज को छिटक कर बोते हैं। किसान ऐसा ना करें। गेहूं की बुआई हमेशा पंक्तियों में करें, जिसमें कतार से कतार की दूरी 22 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 7 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 4 सेंटीमीटर पर रखते हुए बुआई करना उपयुक्त होता है। पूर्ण सिंचित पद्धति अवस्था में हमें 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 20 से 22 दिन के अंतर पर प्रत्येक सिंचाई करना चाहिए। और यदि हम अर्ध सिंचित या हम कम सिंचाई हमारे पास हो, सिर्फ क्रांतिक अवस्थाओं पे हमें 3 पानी देना चाहिए। जो क्रांतिक अवस्था है, सबसे पहली अवस्था क्राउन रूट स्टेज जो कहलाती है, जड़ विन्यास अवस्था, दूसरी झंडी अवस्था, तीसरी हमारी जो है आखिरी है दुग्ध अवस्था। इन तीनों क्रांतिक अवस्थाओं पे पानी देने पे भी हमारा उतना ही उत्पादन प्राप्त होता है जितना 6 सिंचाई देने पे होता है। इसके बाद निदाई गुड़ाई की बात आती है। 22.5 सेंटीमीटर पे आप बुआई करेंगे तो कुल्फा या डोरा आसानी से, उसमें कुल्फा हैंड व्हील आसानी से चला सकेंगे, मिट्टी पलट जाएगी और बीड्स निकल जाएंगे। इसके अलावा रासायनिक पद्धति से भी हमारे किसान भाई खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। 2,4-D का छिड़काव करके लगभग 25 दिन से 30 दिन की अवस्था पे 2,4-D का छिड़काव करके भी हमारे किसान भाई गेहूं में खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। इस तरह से हमारे किसान भाई जो गेहूं की बुवाई की टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, किस्मों का कौन सी किस्म कब बोना है इसका भी ध्यान रखें, तो हमारे गेहूं की फसल में अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे। प्रदेश के अनेक किसान मिर्च की खेती करते हैं, लेकिन वह इस फसल में किए जाने वाले कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसके कारण उत्पाद कम मिलता है। तो आप मिर्च की फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ पीयूष श्रीवास्तव से। मिर्ची की खेती में अभी जो आपकी सामयिक समस्याएं हैं या जो अभी चल रहा है आपके खेती में, वो आपने जो शीतकालीन बोनी कर रखी है वो फसल इस समय आपके खेतों में होगी। लेकिन इसके अंदर जो मुख्य समस्या है वो ठंड की है। जो इस समय ऐसा मौसम अगर बनता है तो आपको सावधानी रखना आवश्यक है। कुछ ज़्यादा ठंड पड़ती है या पाला पड़ने की संभावना होती है तो उस दिन आप अवश्य सिंचाई कर दें। ये एक तरीका है जिससे हम पाले से बचा सकते हैं फसल को। दूसरे और भी तरीके हैं, जो आपका कूड़ा करकट कृषि की अवशिष्ट सामग्री के रूप में खेत के आसपास रहता है या खेत में रहता है, तो अभी इसको आप जला के धुआं तो कर सकते हैं और इसको इस दिशा में जलाएं जिससे हवा का फ़ायदा ऐसा रहे कि इसका जो धुआं है वो आपके खेत में आपकी फसल को मिल सके और आपकी फसल को गर्म कर सके, वातावरण को थोड़ा सा गर्मी मिले, जिससे पाला पड़ने की संभावना आपकी कम हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप रासायनिक कोई मेथड अपनाना चाहें तो बाजार में एक थायो यूरिया उपलब्ध है, जिसका स्प्रे करके आप पाले से अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मिर्च के पौधों का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। फसल में कीड़े और बीमारियों का आगमन हो सकता है, तो आप पूरे खेत को कीटाणुओं से और बीमारी से बचाने के लिए सबसे पहला शर्त होता है कि हम उसे खरपतवार से मुक्त रखें। तो आप कोशिश करें कि आपके जो खेत में खरपतवार हो गए हैं इसकी आप निंदाई गुड़ाई करें, हाथ से करें, इंटरकल्चर करें। कुछ साधन इसके डेवलप हो गए हैं, कुल्फा है, डोरा है, उसके माध्यम से भी आप पूरे खेत को सुरक्षित कर सकते हैं खरपतवार से और खरपतवार मुक्त रख सकते हैं। सिंचाई आपको
कंटिन्यू करना है, जिससे आपको सब्जी के लिए उपयोग की जाने वाली हरी सब्जी जो है वो आपको मिलती रहे और आप इसको बराबर बेचते रहें। किसान भाइयों, फसल की निराई गुड़ाई करने के बाद यूरिया उर्वरक की 50 से 55 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इसकी जो खाद है वो तो आप पूरा दे चुके होंगे। दूसरी जो है आपको 40-45 दिन में फ्लावर आने से पहले देना है। फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा बची हो तो सिंचाई से पहले जो तीसरी चौथी सिंचाई करते हैं आप, थोड़ी बहुत मात्रा तीसरे हिस्से के रूप में भी उपयोग की जा सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा हमको यूरिया या नाइट्रोजन नहीं देना है। जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से अगर आप नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। मिर्च की फसल को कुछ कीटों व रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, और यदि आपने इन कीट व रोगों का शुरुआती अवस्था में नियंत्रण नहीं किया तो ये कीट मिर्च की फसल को खराब कर देंगे और आपको कम उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे करें इन कीट व रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। बहुत से रस चूसक कीट जैसे थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, हरे पीले काले मच्छर हैं जो आपके खेत में आ जाते हैं और ये संवाहक होते हैं वायरस जनित रोगों को आपके खेत तक बुलाने के लिए और उसको फैलाने के लिए। तो इन रस चूसक कीटों के लिए जो बढ़िया तरीका है कि आप इमिडाक्लोप्रिड है, थायोमेथाक्साम है, जिनका स्प्रे करके आप इन रस चूसक कीटों को समाप्त कर सकते हैं अपने खेत में से। और भी बहुत सारे कीटाणु हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें से फल छेदक कीट भी होता है जो आपके मिर्ची की फसल में लगता है। तो उससे बचने के लिए भी जो उपाय हैं आपके पास, वो मिसाइल जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट होता है, इमामेक्टिन बेंजोएट का आप उपयोग कर सकते हैं। बाकी अगली चर्चा में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की गति से हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसान भाई सरसों का 600 से 700 ग्राम प्रमाणित बीज प्रति बीघा की दर से बुआई करें। सरसों फसल को सफेद रोली से बचाने के लिए मेटालॉक से 35 SD की 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। नींबू वर्गीय पौधों में कैंकर रोग के प्रबंधन के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 100 मिलीग्राम एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। देसी चने की बुआई के लिए GNG 1958, GNG 2144, GNG 1581, GNG 2171 एवं बारानी क्षेत्रों के लिए RSG 888 तथा काबुली चने के लिए GNG 1499 व GNG 1969 को प्राथमिकता देवें। देसी चने के लिए 15 किलोग्राम और काबुली चने के लिए 25 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। चने की बिजाई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बेसल के रूप में प्रयोग करें। बुआई से पहले जड़ गलन और उकठा की रोकथाम के लिए 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम या 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जौ की बुआई का उपयुक्त समय मध्य अक्टूबर से नवंबर है। जौ की बिजाई के लिए सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था करें। बुआई के लिए RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2552 एवं RD 2592 एवं माल्ट किस्मों में RD 2503, DWRUB 52, DWRUB 64 को प्राथमिकता देवें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बालेपट्टी, जिला भरतपुर से भान सिंह जी ने। आप दीमक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भान सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। दीमक पोलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है जो घूसर भूरे रंग का होता है और इस कीट की सुड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। दीमक की रोकथाम। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।